नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का उत्कर्ष ITI में। दोस्तों आज हम लोग जनरल नॉलेज के प्रश्नों के बारे में डिस्कस करने वाले हैं। दोस्तों इसमें प्रश्नों की संख्या टोटल 50 होगी। यह आपके प्रवेश परीक्षा के लिए अत्यंत महत्वपूर्ण साबित होने वाला है। तो दोस्तों चैनल पर नए हैं तो ज़रूर सब्सक्राइब कीजिए। साथ ही आपको इसका PDF चाहिए तो दोस्तों डिस्क्रिप्शन में टेलीग्राम का लिंक दिया हुआ है, वहाँ पर जुड़ जाइए, आपको आसानी से इसका PDF प्राप्त हो जाएगा दोस्तों। तो चलिए दोस्तों आज का प्रश्न शुरू करते हैं। और आज का पहला प्रश्न है दोस्तों, और वह है भारत की प्रथम महिला राष्ट्रपति कौन है। प्रथम महिला राष्ट्रपति कौन है तो सभी को मालूम होगा कि ऑप्शन नंबर 20 प्रश्न का सही जवाब हो जाएगा प्रतिभा पाटिल, प्रतिभा देवी सिंह पाटिल। ऑप्शन नंबर 20 दोस्तों इस प्रश्न का सही जवाब हो जाएगा प्रथम महिला राष्ट्रपति प्रतिभा देवी सिंह पाटिल, प्रतिभा पाटिल। तो अगला प्रश्न देखते हैं दोस्तों, और वह है स्वतंत्र भारत के प्रथम गवर्नर जनरल कौन थे। स्वतंत्र भारत के प्रथम गवर्नर जनरल कौन थे। तो इस प्रश्न का सही जवाब आएगा दोस्तों ऑप्शन नंबर बी लॉर्ड माउंटबेटन। स्वतंत्र भारत के प्रथम गवर्नर जनरल कौन थे, वह थे लॉर्ड माउंटबेटन। ऑप्शन नंबर बी दोस्तों इस प्रश्न का सही जवाब हो जाएगा। अगला प्रश्न है दोस्तों, वह है अभी तक पद पर रहते हुए कितने प्रधानमंत्रियों की मृत्यु हुई है। पद पर रहते हुए कितने प्रधानमंत्रियों की मृत्यु हुई है। तो इस प्रश्न का सही जवाब हो जाएगा दोस्तों ऑप्शन नंबर बी 3 हुई है। कितने हुए, 3 प्रधानमंत्रियों की पद पर रहते हुए मृत्यु हो चुकी है। तो ऑप्शन नंबर बी दोस्तों इस प्रश्न का सही जवाब हो जाएगा, ऑप्शन नंबर बी सही जवाब हो जाएगा दोस्तों। अगला सवाल है दोस्तों, अगला सवाल में है विश्व के किस देश ने सबसे पहले लिखित संविधान अपनाया। किस देश ने सबसे पहले लिखित संविधान अपनाया। तो इस प्रश्न का राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों ऑप्शन नंबर ए संयुक्त राज्य अमेरिका। संयुक्त राज्य अमेरिका ने लिखित संविधान अपनाया। तो वह कब अपनाया दोस्तों, उसका है 1789 ईस्वी में। कब अपनाया दोस्तों, 1789 ईस्वी में लिखित संविधान अपनाने वाला वह अमेरिका पहला देश बन गया। ऑप्शन नंबर ए दोस्तों सही जवाब हो जाएगा इस प्रश्न का। अगला प्रश्न देखते हैं दोस्तों, वह है बीज की बुआई के समय सामान्यतः निम्नलिखित उर्वरक का उपयोग किया जाता है। सामान्यतः निम्नलिखित उर्वरक का उपयोग किया जाता है। तो इस प्रश्न का सही जवाब हो जाएगा दोस्तों ऑप्शन नंबर सी फॉस्फोरस। फॉस्फोरस का उपयोग किया जाता है। ऑप्शन नंबर सी दोस्तों इस प्रश्न का सही जवाब हो जाएगा दोस्तों। अगला सवाल है दोस्तों, अगला सवाल में है किस राज्य सरकार द्वारा कलिंग पुरस्कार दिया जाता है। कलिंग पुरस्कार किस राज्य द्वारा दिया जाता है। तो इस प्रश्न का राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों ऑप्शन नंबर सी उड़ीसा। उड़ीसा के द्वारा कलिंग पुरस्कार दिया जाता है। कलिंग पुरस्कार जो है कि उड़ीसा के द्वारा दिया जाता है। तो ऑप्शन नंबर सी दोस्तों इस प्रश्न का सही जवाब हो जाएगा दोस्तों। अगला सवाल में है दोस्तों, और वह है सारगेसो सागर कहाँ स्थित है। सारगेसो सागर कहाँ स्थित है। तो इस प्रश्न का राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों ऑप्शन नंबर बी अटलांटिक महासागर में। कहाँ पे है दोस्तों, अटलांटिक महासागर में है सारगेसो सागर दोस्तों। वहाँ पे सारगोसम घास भी पाई जाती है। और दोस्तों यह कहाँ स्थित है, उत्तरी अटलांटिक महासागर में है। उत्तरी अटलांटिक महासागर में उत्तरी विषुवतीय रेखा पर गल्फ स्ट्रीम तथा किनारी धाराओं के बीच एक निर्मित चक्रवर्तीय प्रवाह का क्रम पाया जाता है, जिसमें सारगेसम घास भी पाई जाती है। और इस भाग को सारगेसो सागर कहते हैं। इस भाग को क्या कहा जाता है, सारगेसो सागर कहा जाता है। और यह अटलांटिक महासागर में पाया जाता है, उत्तरी अटलांटिक महासागर में। ऑप्शन नंबर बी दोस्तों इस प्रश्न का सही जवाब हो जाएगा। अगला सवाल में दोस्तों, और वह है गुरुमुखी लिपि का विकास किसने किया था। गुरुमुखी लिपि का विकास किसने किया था। तो इस प्रश्न का सही जवाब आएगा दोस्तों ऑप्शन नंबर डी इनमें से कोई नहीं, क्योंकि इसके ऑप्शन में इसका सही जवाब नहीं है। तो ऑप्शन नंबर डी इनमें से कोई नहीं इसका सही जवाब हो जाएगा। सही जवाब हो जाएगा दोस्तों गुरुमुखी लिपि का विकास किसने किया था। तो उस क्या था, गुरु अंगद ने। सिखों के दूसरे गुरु है गुरु अंगद। गुरु अंगद ने गुरुमुखी लिपि का विकास किया है। गुरु अंगद ने गुरुमुखी लिपि का विकास किया है। और गुरु अंगद सिखों के दूसरे गुरु हैं। इन्होंने ही गुरु नानक के बारे में जीवनी लिखी है, वह गुरुमुखी लिपि में लिखी थी। तो ऑप्शन नंबर डी इस प्रश्न का सही जवाब हो जाएगा, इनमें से कोई नहीं। अगला सवाल देखते हैं। अगला सवाल है दोस्तों, और वह है अधिक मात्रा में एथिल अल्कोहल के सेवन से बुरा प्रभाव पड़ता है। तो इस प्रश्न का सही जवाब रहेगा दोस्तों ऑप्शन नंबर बी लीवर पर अत्यधिक बुरा प्रभाव पड़ता है। ऑप्शन नंबर बी सही जवाब हो जाएगा। एथिल अल्कोहल के सेवन करने से बुरा प्रभाव पड़ता है, वह कहाँ पड़ता है, अत्यधिक पड़ता है, तो वह लीवर पर पड़ता है। ऑप्शन नंबर बी सही जवाब हो जाएगा दोस्तों। अगला सवाल है दोस्तों, और वह है
मुस्लिम लीग ने प्रत्यक्ष कार्यवाही किस दिवस मनाया? प्रत्यक्ष कार्यवाही किस दिवस मनाया? प्रत्यक्ष कार्यवाही किस दिवस मनाया? तो इस प्रश्न का सही जवाब है दोस्तों ऑप्शन नंबर सी 16 अगस्त 1946 को। 16 अगस्त 1946 को ऑप्शन नंबर सी दोस्तों इस प्रश्न का सही जवाब आएगा दोस्तों। ऑप्शन नंबर सी सही जवाब आएगा 16 अगस्त 1946 को। अगला सवाल है दोस्तों और वह है बीज गणित की खोज का श्रेय किसे प्राप्त है? बीज गणित की खोज का श्रेय किसे प्राप्त है? तो इस प्रश्न का सही जवाब आएगा दोस्तों ऑप्शन नंबर डी इनमें से कोई नहीं। इनमें से कोई नहीं। तो कौन है? बीज गणित की खोज का श्रेय किसे जाता है? यह जाता है महान गणितज्ञ आर्यभट्ट को जाता है। महान गणितज्ञ आर्यभट्ट को बीज गणित का खोज का श्रेय माना जाता है, आर्यभट्ट को माना जाता है। तो ऑप्शन नंबर डी इस प्रश्न का सही जवाब आएगा दोस्तों। अगला सवाल है दोस्तों और वह है निम्नलिखित में से कौन सा एक कारण मानव शरीर में मोटापा वृद्धि के लिए उत्तरदायी नहीं? मानव शरीर में मोटापा वृद्धि के लिए उत्तरदायी नहीं है। तो इस प्रश्न का सही जवाब है दोस्तों ऑप्शन नंबर सी BMR का अधिक होना। BMR का अधिक होना। तो BMR का फुल फॉर्म हो जाता है वो हो जाता है दोस्तों वो हो जाता है BASL बेसल मेटाबॉलिक रेट। बेसल मेटाबॉलिक रेट होती है वह BMR का फुल फॉर्म हो जाता है। BMR का कार्य होता है शरीर में, शरीर के अतिरिक्त ऊर्जा को खत्म करने में वह BMR मदद करती है। BMR मदद करती है। ऑप्शन नंबर सी दोस्तों इस प्रश्न का सही जवाब हो जाएगा दोस्तों। ऑप्शन नंबर सी BMR का अधिक होना। ऑप्शन नंबर सी सही जवाब हो जाएगा। अगला सवाल है दोस्तों और वह है आर्यों का मुख्य व्यवसाय क्या था? आर्यों का मुख्य व्यवसाय क्या था? तो इस प्रश्न का सही जवाब हो जाएगा दोस्तों ऑप्शन नंबर डी कृषि। आर्यों का मुख्य व्यवसाय कृषि था। ऑप्शन नंबर डी इस प्रश्न का सही जवाब हो जाएगा दोस्तों। ऑप्शन नंबर डी सही जवाब हो जाएगा। अगला प्रश्न है दोस्तों और वह है सुरक्षा परिषद की सदस्य संख्या क्या है? सुरक्षा परिषद की सदस्य संख्या क्या है? तो इस प्रश्न का सही जवाब हो जाएगा दोस्तों ऑप्शन नंबर डी 15। सुरक्षा परिषद की सदस्य संख्या कितनी है? वह 15 है। और इसमें परिषद में कुल देशों की संख्या कितनी है दोस्तों? सुरक्षा परिषद इसमें कुल देशों की संख्या 15 है, जिसमें से 5 कुल 15 सदस्य देश हैं और 5 जो है इसमें 5 अस्थायी सदस्य के देश में अस्थायी सदस्य के रूप में, जिसमें से 5 देशों के नाम इस प्रकार हैं संयुक्त राज्य अमेरिका, चीन, ब्रिटेन यानी इंग्लैंड, फ्रांस और रूस। ये 5 हैं जो कि अस्थायी सदस्य के रूप में कार्य करते हैं सुरक्षा परिषद में। अगला प्रश्न है दोस्तों वह है सुरक्षा परिषद में अस्थायी सदस्यों की संख्या है। अस्थायी सदस्यों की सुरक्षा परिषद में अस्थायी सदस्यों की संख्या क्या है? तो इस प्रश्न का सही जवाब आएगा दोस्तों ऑप्शन नंबर डी 10। सुरक्षा परिषद में अस्थायी सदस्यों की संख्या कितनी है? वह है 10 है। ऑप्शन नंबर डी सही जवाब आएगा दोस्तों। ऑप्शन नंबर डी सही जवाब हो जाएगा। अगला प्रश्न है दोस्तों और वह है डीजल लोकोमोटिव वर्क्स कहाँ है? डीजल लोकोमोटिव वर्क्स कहाँ है? तो इस प्रश्न का सही जवाब आएगा दोस्तों ऑप्शन नंबर ए वाराणसी। कहाँ पे है? वाराणसी में है डीजल लोकोमोटिव वर्क्स। ऑप्शन नंबर ए इस प्रश्न का सही जवाब हो जाएगा दोस्तों। अगला सवाल है और इस प्रश्न में है भारत में पंचवर्षीय योजनाओं को किसकी स्वीकृति चाहिए? भारत में पंचवर्षीय योजनाओं को किसकी स्वीकृति चाहिए? तो इस प्रश्न का सही जवाब हो जाएगा दोस्तों ऑप्शन नंबर डी राष्ट्रीय विकास परिषद। राष्ट्रीय विकास परिषद नेशनल डेवलपमेंट काउंसिल NDC को यहाँ पे पंचवर्षीय योजनाओं का स्वीकृति चाहिए। नेशनल डेवलपमेंट काउंसिल NDC राष्ट्रीय विकास परिषद। ऑप्शन नंबर डी दोस्तों इस प्रश्न का सही जवाब हो जाएगा दोस्तों। अगला सवाल में है और वह है दोस्तों 2001 में किस देश में प्रथम अफ्रो एशियाई खेलों का आयोजन किया गया था? अफ्रो एशियाई खेलों का आयोजन किया गया था। इस प्रश्न का सही जवाब हो जाएगा दोस्तों राइट आंसर ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा भारत। कहाँ पे किया गया था? भारत में किया गया था। ऑप्शन नंबर बी सही जवाब हो जाएगा दोस्तों। अगला सवाल में है वह है संयुक्त राष्ट्र संघ 1945 में कब आधिकारिक रूप से अस्तित्व में आया? आधिकारिक रूप से कब अस्तित्व में आया? 1945 में। तो इस प्रश्न का सही जवाब है दोस्तों ऑप्शन नंबर सी 24 अक्टूबर को। 24 अक्टूबर 1945 को आधिकारिक रूप में आया। 24 अक्टूबर 1945 को संयुक्त राष्ट्र संघ आधिकारिक रूप में आया। ऑप्शन नंबर सी इस प्रश्न का सही जवाब हो जाएगा दोस्तों। अगला प्रश्न जो है वह है शक संवत पर आधारित राष्ट्रीय पंचांग का अंतिम महीना है। शक संवत पर आधारित जो राष्ट्रीय पंचांग होता है, कैलेंडर होता है, उसका अंतिम माह कौन सा होता है, महीना कौन सा होता है? तो
वह हो जाता है। ऑप्शन नंबर डी कौन सा होता है? फाल्गुन होता है, फाल्गुन होता है। ऑप्शन नंबर डी इस प्रश्न का सही जवाब हो जाएगा। अंतिम महीना फाल्गुन होता है। अगला प्रश्न देखते हैं दोस्तों, और वह है विश्व की कुल जनसंख्या का कितने प्रतिशत भारत में है? कितने प्रतिशत भारत में है? तो इस प्रश्न का सही जवाब है दोस्तों ऑप्शन नंबर सी 15%। 15% दोस्तों यह 2011 के जनगणना के अनुसार है, लेकिन यह वर्तमान में देखा जाए तो दोस्तों यह लगभग 17 से 18% के आसपास जो है वह इंडिया में रहता है। लगभग 17% मान लीजिए, 17% अभी जो है कि वर्तमान में भारत में विश्व की कुल जनसंख्या निवास करती है। तो यहाँ पे सही जवाब आ जाएगा दोस्तों ऑप्शन नंबर सी, यहाँ पे 15% हो जाएगा। अगला सवाल देखते हैं दोस्तों, और वह है भारत के किस राज्य में निरक्षरों की संख्या सबसे ज़्यादा है? निरक्षर सबसे ज़्यादा है। ऑप्शन नंबर ए इस प्रश्न का सही जवाब आएगा दोस्तों बिहार। बिहार में निरक्षर ज़्यादा हैं, तो ऑप्शन नंबर ए इस प्रश्न का सही जवाब आ जाएगा। साक्षरता दर कम है वह है बिहार में। ऑप्शन नंबर ए सही जवाब हो जाएगा दोस्तों। अगला प्रश्न है वह है जून 1999 में G8 का शिखर सम्मेलन कहाँ हुआ था? G8 शिखर सम्मेलन कहाँ हुआ था? तो इस प्रश्न का सही जवाब है दोस्तों ऑप्शन नंबर बी, कहाँ पे हुआ था? कोलोन में हुआ था। कोलोन में हुआ था ऑप्शन नंबर बी दोस्तों। G8 शिखर का सम्मेलन हुआ था। ऑप्शन नंबर बी सही जवाब हो जाएगा। अगला सवाल में दोस्तों, दक्षिण एशिया के सबसे बड़े पुल का जून 1998 में कहाँ उद्घाटन किया गया था? जून 1998 में कहाँ उद्घाटन किया गया था? तो इस प्रश्न का राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों ऑप्शन नंबर सी, कहाँ पे हुआ था? बांग्लादेश में हुआ था। ऑप्शन नंबर सी दोस्तों इस प्रश्न का सही जवाब आ जाएगा दोस्तों, बांग्लादेश में हुआ था। अगला प्रश्न है दोस्तों, और वह है बर्मा का नया नाम क्या है? बर्मा का नया नाम क्या है? इस प्रश्न का राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों ऑप्शन नंबर सी, बर्मा का नया नाम म्यांमार है। कौन सा है? म्यांमार है। ऑप्शन नंबर सी दोस्तों इस प्रश्न का सही जवाब हो जाएगा, बर्मा का नया नाम म्यांमार है। अगला प्रश्न है दोस्तों, अगला प्रश्न है निम्न राज्यों में से क्षेत्रफल की दृष्टि से सबसे छोटा राज्य कौन सा है? क्षेत्रफल की दृष्टि से सबसे छोटा राज्य कौन सा है? तो इस प्रश्न का सही जवाब है दोस्तों ऑप्शन नंबर सी, गोवा। गोवा क्षेत्रफल की दृष्टि से सबसे छोटा राज्य है। ऑप्शन नंबर सी दोस्तों इस प्रश्न का सही जवाब हो जाएगा दोस्तों। अगला प्रश्न है सौरमंडल में कौन सा अत्यधिक तीव्र ग्रह है? अत्यधिक तीव्र ग्रह कौन सा है सौरमंडल में? तो इस प्रश्न का सही जवाब हो जाएगा, वह राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों ऑप्शन नंबर बी, बुध जो है वह अत्यधिक तीव्र ग्रह है। ऑप्शन नंबर बी दोस्तों इस प्रश्न का सही जवाब रहेगा। अगला सवाल है वह है मार्टिनो हिंगिस कौन है? मार्टिनो हिंगिस कौन है? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, टेनिस खिलाड़ी। मार्टिनो हिंगिस कौन है? टेनिस खिलाड़ी है। ऑप्शन नंबर डी दोस्तों इस प्रश्न का सही जवाब हो जाएगा दोस्तों। अगला प्रश्न है भारत में सबसे कम वर्षा वाला स्थान है? सबसे कम वर्षा वाला स्थान है, सबसे कम वर्षा वाला स्थान है तो वह है ऑप्शन नंबर ए, लेह। लेह सबसे कम वर्षा वाला स्थान है। लेह कहाँ है? लेह है जम्मू कश्मीर में। और सर्वाधिक वर्षा वाला स्थान कौन सा है? वह है मासिन राम। कौन है? मासिन राम है। मासिन राम कहाँ पे है? वह है मेघालय में। मासिन राम मेघालय में स्थित है। मासिन राम मेघालय जो है वह सर्वाधिक वर्षा वाला स्थान है। यहाँ पे पूछा गया है सबसे कम वर्षा वाला स्थान, ऑप्शन नंबर ए, लेह सही जवाब हो जाएगा दोस्तों। अगला सवाल है दोस्तों, वह है विशाखापट्टनम प्रसिद्ध है? विशाखापट्टनम प्रसिद्ध है, तो इस प्रश्न का राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों ऑप्शन नंबर सी, जहाज निर्माण के लिए। विशाखापट्टनम पोत निर्माण कार्य के लिए प्रसिद्ध है। ऑप्शन नंबर सी सही जवाब आ जाएगा दोस्तों, ऑप्शन नंबर सी सही जवाब आ जाएगा। और विशाखापट्टनम जो है वह कहाँ पे है? विशाखापट्टनम वह आंध्र प्रदेश में। विशाखापट्टनम आंध्र प्रदेश में है, एपी में है, आंध्र प्रदेश में है। ऑप्शन नंबर सी सही जवाब आएगा, जहाज निर्माण के लिए विशाखापट्टनम प्रसिद्ध है। अगला सवाल है दोस्तों, और वह है चरक थे एक। चरक थे एक, चरक थे एक, तो वह कौन थे? चरक कौन थे? तो इस प्रश्न का राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों ऑप्शन नंबर बी, चिकित्सक से। चरक कौन थे? एक चिकित्सक से। दोस्तों चरक द्वारा लिखित एक महत्वपूर्ण पुस्तिका है, उसका जो नाम है वह है चरक संहिता। क्या नाम है? चरक संहिता। चरक संहिता उसका नाम है दोस्तों। चरक किसके दरबार में कार्य करते थे? चरक किसके दरबारी थे? तो वह थे कुषाण वंश के शासक कनिष्क के दरबारी थे। किसके थे? कनिष्क के दरबारी थे। आपको ये भी ध्यान में रखना है, वह चरक जो है वह कनिष्क के दरबार में चिकित्सक के रूप में कार्य करते थे। और चरक के द्वारा जो एक महत्वपूर्ण पुस्तिका है वह है चरक संहिता, जो कि चरक के द्वारा लिखा गया है। तो यहाँ पे दोस्तों चरक कौन थे? ऑप्शन नंबर बी, चिकित्सक थे। ऑप्शन नंबर बी सही जवाब हो जाएगा। अगला सवाल है राष्ट्रगीत जन गण मन को भारत के राष्ट्रगान के रूप में किस वर्ष स्वीकृत किया गया था? किस वर्ष
स्वीकृत किया गया था? तो इस प्रश्न का राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों ऑप्शन नंबर सी 1950 में। कब स्वीकृत किया गया था? 1950 में किया गया था। कब किया गया था? 1950 में यह किया गया था 24 जनवरी 1950 को। 24 जनवरी 1950 को किया गया था। ऑप्शन नंबर सी सही जवाब आ जाएगा दोस्तों। अगला सवाल है, वराहमिहिर थे एक महान, वराहमिहिर थे एक महान। तो इस प्रश्न का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी खगोलविद थे। वराहमिहिर एक खगोलविद थे। तो इस प्रश्न का राइट आंसर ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। और वराहमिहिर के द्वारा लिखित एक पुस्तक है, इनके द्वारा लिखी गई एक पुस्तक है जिसका नाम है वृहत संहिता। दोस्तों ये भी आपको ध्यान में रखना है। वृहत संहिता, वृहत संहिता जो है कि वृहत संहिता एक पुस्तक है और इसके लेखक कौन है? वह है वराहमिहिर। वराहमिहिर कौन थे? वह थे एक खगोलविद थे। यहाँ पे ऑप्शन नंबर सी जो है दोस्तों इस प्रश्न का राइट आंसर हो जाएगा, खगोलविद थे वराहमिहिर। अगला क्वेश्चन है वह है, पृथ्वी की अपनी कक्षा में गति है, पृथ्वी की अपनी कक्षा में गति है। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए पश्चिम से पूर्व की ओर। पृथ्वी की जो गति है वह पश्चिम से पूर्व की ओर है। ऑप्शन नंबर ए इस प्रश्न का सही जवाब हो जाएगा। अगला सवाल जो है और वह है, विश्व में शक्कर का सबसे बड़ा उत्पादक है, विश्व में शक्कर का सबसे बड़ा उत्पादक है। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों ऑप्शन नंबर बी इंडोनेशिया। कौन है? इंडोनेशिया है। ऑप्शन नंबर बी इस प्रश्न का सही जवाब आ जाएगा, इंडोनेशिया है। अगला सवाल में है और वह है, रूर ऑफ इंडिया के नाम से विख्यात क्षेत्र जहाँ प्रचुर कोयला भंडार मौजूद है भारत के किस राज्य में स्थित है? भारत के किस राज्य में स्थित है? तो इसका सही जवाब जो होगा वह हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी झारखंड। झारखंड को रूर ऑफ इंडिया के नाम से जाना जाता है। यहाँ पे झारखंड में अत्यधिक प्रचुर मात्रा में जो है कि कोयले का भंडार है। ऑप्शन नंबर बी सही जवाब हो जाएगा। अगला सवाल में दोस्तों और वह है, सर सीवी रमन को उनके डैश पर कार्य के लिए नोबेल पुरस्कार मिला था? सीवी रमन को किस क्षेत्र के लिए पुरस्कार मिला था, नोबेल पुरस्कार मिला था? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों ऑप्शन नंबर बी प्रकाश के प्रकीर्णन के अध्ययन के लिए उनको नोबेल पुरस्कार दिया गया था। इन्होंने भौतिकी के क्षेत्र में रमन प्रभाव का खोज किया था। भौतिकी के क्षेत्र में इन्होंने रमन प्रभाव का खोज किया था। इसके लिए इन्हें नोबेल पुरस्कार मिला था। वह कब मिला था? 1930 में इन्हें नोबेल पुरस्कार मिला था सीवी रमन को, चंद्रशेखर वेंकट रमन को। अगला प्रश्न है दोस्तों वह है, भारत का सर्वोच्च पर्वत शिखर है, भारत का सर्वोच्च पर्वत शिखर है। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी K2 यानी गॉडविन ऑस्टिन। ऑप्शन नंबर डी सही जवाब हो जाएगा दोस्तों। अगला सवाल में है वह है, भारत में दास वंश की स्थापना किसने की थी? भारत में दास वंश की स्थापना किसने की थी? इसका राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों ऑप्शन नंबर बी कुतुबुद्दीन। किसने किया था? ऑप्शन नंबर बी कुतुबुद्दीन ऐबक ने किया था। कुतुबुद्दीन ने किया था। ऑप्शन नंबर बी सही जवाब हो जाएगा। अगला सवाल दोस्तों, अष्टछाप की स्थापना किसके द्वारा की गई? अष्टछाप की स्थापना किसके द्वारा की गई? तो ऑप्शन नंबर सी इस प्रश्न का राइट आंसर हो जाएगा। अष्टछाप की स्थापना किसने की थी? तो वह सूरदास ने की थी, सूरदास ने की थी। तो सूरसागर द्वारा लिखित पुस्तक है वह है सूरदास द्वारा लिखित पुस्तक जो है वह है सूरसागर साहित्य लहरी और सूर शरावली। दोस्तों ये इनके सूरदास के महत्वपूर्ण पुस्तकों के नाम है, सूरसागर साहित्य लहरी और कवितावली। ये सब जो है इनके सूरदास के महत्वपूर्ण पुस्तक हैं, इनके द्वारा लिखे गए हैं। और यहाँ पे अष्टछाप की स्थापना किसने किया था? तो सूरदास ने किया था। ऑप्शन नंबर सी सही जवाब हो जाएगा। अगला सवाल दोस्तों, भारत में स्टॉक एक्सचेंज का नियमन करने वाली बॉडी कौन सी है? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों ऑप्शन नंबर डी सेबी। ऑप्शन नंबर डी सेबी, SEBI। तो SEBI का फुल फॉर्म हो जाता है और वह हो जाता है SEBI का फुल फॉर्म हो जाता है वह होता है सिक्योरिटी एंड एक्सचेंज बोर्ड ऑफ इंडिया। सिक्योरिटी एंड एक्सचेंज बोर्ड ऑफ इंडिया हो जाता है, SEBI का फुल फॉर्म हो जाता है। और इसका मुख्यालय जो है दोस्तों वह है कहाँ है? वह है मुंबई में इसका मुख्यालय है। मुंबई में सेबी का मुख्यालय है। अगला प्रश्न है दोस्तों, अगला प्रश्न में है
भाखड़ा नंगल, भाखड़ा नंगल कहाँ का सबसे ऊंचा बांध है? भाखड़ा नंगल कहाँ का सबसे ऊंचा बांध है? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों ऑप्शन नंबर सी, भारत में है भाखड़ा नंगल बांध, ऑप्शन नंबर सी सही जवाब हो जाएगा। अगला प्रश्न जो है वह है असहयोग आंदोलन शुरू करने के समय भारत के वायसराय कौन थे? शुरू करने के समय भारत के वायसराय कौन थे? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों ऑप्शन नंबर डी, लॉर्ड चैम्सफोर्ड। लॉर्ड चैम्सफोर्ड असहयोग आंदोलन के समय भारत के वायसराय थे। तो असहयोग आंदोलन कब स्टार्ट हुआ था दोस्तों? यह महात्मा गांधी के द्वारा असहयोग आंदोलन शुरू किया गया था। तो वह किया गया था 1920 में असहयोग आंदोलन की शुरुआत थी और इसके नेतृत्व में थे महात्मा गांधी, इनका नेतृत्व कर रहे थे और उस समय के वायसराय जो थे वह थे लॉर्ड चैम्सफोर्ड, ऑप्शन नंबर डी सही जवाब हो जाएगा दोस्तों। अगला सवाल है दोस्तों वह है भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के सबसे अधिक समय तक अध्यक्ष कौन रहे? भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस को सबसे अधिक समय तक अध्यक्ष कौन रहे हैं? तो इस प्रश्न का राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों ऑप्शन नंबर बी, दादा भाई नौरोजी। दादा भाई नौरोजी अधिक समय तक भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के अध्यक्ष रहे हैं, ऑप्शन नंबर बी इसका राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों। अगला प्रश्न जो है वह है सबसे बड़ा मरुस्थल है, सबसे बड़ा मरुस्थल है। तो सबसे बड़ा मरुस्थल कौन सा है? तो वह हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, सहारा मरुस्थल। सहारा मरुस्थल सबसे बड़ा मरुस्थल है, ऑप्शन नंबर सी इस प्रश्न का राइट आंसर हो जाएगा। अगला सवाल में है बांग्लादेश के संसद को कहा जाता है, बांग्लादेश के संसद को कहा जाता है। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों ऑप्शन नंबर डी, जातीय संसद। बांग्लादेश के संसद को जातीय संसद कहा जाता है, ऑप्शन नंबर डी सही जवाब हो जाएगा दोस्तों। अगला सवाल है दोस्तों और वह है एशिया की सबसे लंबी नदी है, एशिया की सबसे लंबी नदी है। इसका राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों ऑप्शन नंबर सी, यांग टीसी कियांग। यांग टीसी कियांग दोस्तों यह नदी चीन में बहती है और इसकी लंबाई जो है दोस्तों वह है 5570 किलोमीटर, 5570 किलोमीटर यांग टीसी कियांग की नदी की लंबाई है। यह नदी एशिया की सबसे लंबी नदी है और यह चीन में बहती है, ऑप्शन नंबर सी यहाँ पे सही जवाब आ जाएगा दोस्तों। अगला सवाल में है दोस्तों उगते सूर्य का देश किस देश को कहा जाता है? उगते सूर्य का देश किस देश को कहा जाता है? तो इस प्रश्न का राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों ऑप्शन नंबर सी, जापान को उगते सूर्य का देश कहा जाता है। अगला सवाल है वह है सत्यमेव जयते किस रूप में प्रचलित है? सत्यमेव जयते किस रूप में प्रचलित है? सत्यमेव जयते किस रूप में प्रचलित है? तो इस प्रश्न का सही जवाब है दोस्तों ऑप्शन नंबर सी इस प्रश्न का सही जवाब है दोस्तों, राष्ट्र चिन्ह के रूप में अशोक स्तंभ के साथ सत्यमेव जयते का भी प्रयोग किया जाता है, ऑप्शन नंबर सी इस प्रश्न का राइट आंसर हो जाएगा। अगला सवाल जो है वह है और अंतिम सवाल भारत में टीवी की शुरुआत कब हुई? भारत में टीवी की शुरुआत कब हुई? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों ऑप्शन नंबर डी, ऑप्शन नंबर डी इस प्रश्न का सही जवाब है दोस्तों 1959 में। 1959 में भारत में टीवी की शुरुआत हुई, तो ऑप्शन नंबर डी दोस्तों इस प्रश्न का सही जवाब आ जाएगा दोस्तों। ये थे आपके जनरल नॉलेज के 50 प्रश्न। मिलते हैं अगले किसी नए वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद जय भारत।